गांव में शादी होती है तो शादीशुदा आदमी अपने दोस्त को परिचय कराता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दोस्त उसको पूछता है ये दूसरी जो औरत खड़ी है वो कौन है? कहा ये ऐसी रखी हुई है। कौन है? ये ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। आया समझ में? आया ना? जब सारे देश के मुसलमानों ने SC ST OBC के भारत बंद को साथ सहयोग दिया और भारत बंद पहले से भी बड़ा भारत भंग हो गया, तो RSS BJP और विश्व हिंदू परिषद के लोग चिंता में पड़ गए कि हमने 50 साल तक SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों से भिड़ाया, मुसलमानों को SC ST OBC से लड़ाया, SC ST OBC से भिड़ाया। 50 साल की मेहनत को वामन मेश्राम ने पानी फेर दिया। और भारत बंद का मुख्य मुद्दा OBC की जाति आधारित गिनती है। पहले नंबर का मुद्दा है OBC की जाति आधारित गिनती। इस पर से OBC के लोगों का और SC ST OBC के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए यह मामला खड़ा किया गया है, ताकि भारत बंद के तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। भारत बंद का तारीख समाप्त होने के बाद ये सारे मस्जिद से संबंधित मामले जो है ठंडे पड़ जाएंगे। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए हमने भारत बंद करवाया था और ये भारत बंद बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। ये इसी बात से प्रमाणित होता है कि नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करके इस 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करना पड़ा। आप जानते हो नरेंद्र मोदी कितना हेकड़ आदमी है, यानी कितना अकड़ने वाला आदमी है। किसानों के तीनों कानूनों को उसने पीछे लिया, मगर किसानों के साथ एक बार भी बात नहीं की। इतना अकड़ने वाला आदमी है। हमारे देहात में, गांव में ये कहा जाता है कि मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो नरेंद्र मोदी तो मरा हुआ आदमी नहीं है, ऐसा ज्यादा लोग मानते हैं, मगर मैं तो यही मानता हूं कि वो चलता फिरता मगर मरा हुआ आदमी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो लगातार ये कहता है कि वो पिछड़े वर्ग का है, चाय बेचने वाला है, उसने पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गिनती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हलफनामा दाखिल किया। OBC का ही आदमी है, OBC का ही प्रधानमंत्री है और OBC के ही विरोध में हलफनामा दाखिल करता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि जो आदमी ये कहता है कि वो पिछड़े वर्ग का है, चाय बेचने वाला है, OBC का है, वो आदमी OBC के ही विरोध में हलफनामा दाखिल करता है। क्या उसके ज़मीर ने कोई आवाज नहीं लगाई? नरेंद्र मोदी के ज़मीर ने कोई आवाज नहीं लगाई। फॉर एग्जाम्पल, जब नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के OBC के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, तो उसके ज़मीर ने आवाज लगाई, अरे नरेंद्र, तू तो कहता है तू OBC का है, तू तो कहता है तू पिछड़े वर्ग का है, तू तो कहता है चाय बेचने वाला है, फिर भी तूने पिछड़े वर्ग के विरोध में हलफनामा दाखिल कर दिया। ऐसी आवाज नरेंद्र मोदी के ज़मीर ने नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जिसका ज़मीर मरा हुआ होता है, वो आदमी मरा हुआ होता है, चाहे चलती फिरता दिखाई देता हो।
नॉमिनेटेड ये शब्द बाबा साहब आम्बेडकर ने 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी के विरोध में जब रिप्रेजेंटेशन, रियल रिप्रेजेंटेशन की बात वो उठा रहे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो नरेंद्र मोदी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी में उसको कहते हैं नामधारी। नामधारी भी आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं देहाती उदाहरण देके आपको समझाता हूं। यहां जो भी महिलाएं हैं, मैं पहले उनके क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उदाहरण देना पड़ेगा। गांव में शादी होती है तो शादीशुदा आदमी अपने दोस्त को परिचय कराता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दोस्त उसको पूछता है, ये दूसरी जो औरत खड़ी है वो कौन है? कहा ये ऐसी रखी हुई है। कौन है? ये ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। आया समझ में? आया ना? देहाती अनुभव कितना उपयोगी होता है। देहाती जो अनुभव है, क्योंकि सवाल मुझे समझ में आता है ये नहीं है, सवाल हमारे बहुजनों को समझ में आता है या नहीं आता है ये है कि नरेंद्र मोदी जो है ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर आरएसएस नाम के संगठन ने बनाया है। तो उस संगठन की कितनी बड़ी ताकत है कि एक प्रधानमंत्री को चलाने का काम कर रहा है। ये संगठन शक्ति के बल का मामला है, संगठन शक्ति के बल पर वो कर रहे हैं। यदि हम भी इसी तरह से करना चाहते हैं तो हमारे पास भी संगठन शक्ति का बल होना चाहिए। आज हमने 5 मार्च 2020 को उसी संगठन शक्ति के बल पर भारत बंद करवाया, और इस वजह से नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन पार्लियामेंट में करना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास भी विशाल संगठन बन चुका है। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में हमने भारत बंद किया। जब सीएए का कानून पास किया गया तो मुसलमान बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और उन्होंने दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन शुरू किया था। शाहीन बाग एरिया का नाम है, मगर वो शाहीन बाग आंदोलन सातारा में भी, सांगली में भी, कोल्हापुर में भी शाहीन बाग से चल रहा था सारे देश भर में। तो आंदोलन का नाम ही पड़ गया था शाहीन बाग आंदोलन। तो इस शाहीन बाग आंदोलन को सारे देश का ब्राह्मण बनिया मीडिया पब्लिसिटी दे रहा था। ये शाहीन बाग आंदोलन को सारे देश का ब्राह्मण बनिया मीडिया पब्लिसिटी क्यों दे रहा था? क्योंकि इससे मामला हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का बन रहा था। जब मामला हिंदू मुसलमान का बन जाता है तो एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमानों के कैंप में नहीं घुस सकते। जब मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा होता है तो दावपेच के तहत जो है वो ब्राह्मण लोगों के दावपेच के तहत जो है वो हिंदू के कैंप में घुस जाते हैं, और इस तरह से ब्राह्मणों का कैंप मजबूत होता है। तो शाहीन बाग आंदोलन से हिंदू मुसलमान हो रहा था और ब्राह्मण कैंप मजबूत हो रहा था। इसको काउंटर करना जरूरी था। इसलिए 29 जनवरी 2020 को एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया सीए के विरोध में। अब जब सीए के विरोध में हमने भारत बंद किया तो तमाम सारे देश भर के मुसलमानों ने भारत बंद का समर्थन किया। तो पहले भारत बंद से 5 मार्च 2019 के भारत बंद से 29 जनवरी 2020 का भारत बंद ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया, क्योंकि सारे देश के मुसलमानों ने इसको साथ सहयोग दिया। जब सारे देश के मुसलमानों ने एससी एसटी ओबीसी के भारत बंद को साथ सहयोग दिया और भारत बंद पहले से भी बड़ा भारत भंग हो गया, तो आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग चिंता में पड़ गए कि हमने 50 साल तक
एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों से भिड़ाया, मुसलमानों को एससी एसटी ओबीसी से लड़ाया, एससी एसटी ओबीसी से भिड़ाया। 50 साल की मेहनत को वामन मेश्राम ने पानी फेर दिया। सारे देश भर में एक बहुत बड़ा विशाल भारत बंद किया गया था। इससे एक बात साबित होती है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग मिलकर अगर इस देश में यूनाइटेडली कोई आंदोलन चलाते हैं तो आने वाले समय में भारत का मुस्तकबिल निर्माण करने का काम हम कर सकते हैं, भारत का भविष्य निर्माण करने का काम कर सकते हैं। यहां जितनी संख्या में भी मुसलमान हैं, मैं उन लोगों को खास तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, अगर हम एससी एसटी ओबीसी के लोग और मुसलमान अगर मिल जाए तो भारत का भविष्य निर्माण करने का काम हम कर सकते हैं। मैं मुसलमानों को एक और अनुरोध करता हूं कि आप चुनाव में जिसके पास ताकत होती है, जिसकी पार्टी मजबूत होती है, उसका आप समर्थन करते हो। ये सारी रणनीति गलत है, क्योंकि उसको आप समर्थन करते हो, बीजेपी चुनाव हार जाती है, जो सत्ता में आते हैं फिर भी आप इनसिक्योर रहते हो। तो मैंने लोगों को पूछा, अरे भाई चुनाव आने के बाद आप हमारा साथ नहीं देते हो और चुनाव के बाद फिर क्या करोगे? मैंने कई मुसलमानों को पूछा, मौलाना ये लोग तो आपका साथ देने वाले नहीं है जिसको आपने वोट दिया, आप पर संकट आएगा तो आपकी मदद कौन करेगा? तो मुसलमानों का है वो आपकी मदद हमारी मदद तो आप करेंगे, आप तो है ही है। यानी लड़ने के लिए वामन मेश्राम है, वोट देने के लिए कोई और है। ये तरीका अगर मुसलमान नहीं अपनाते हैं और 29 जनवरी 2020 को जो भारत बंद मुसलमानों के साथ सहयोग से हमने किया, अगर उसी तरह का एससी एसटी ओबीसी को मुसलमान सारे देश भर में साथ सहयोग करता है तो भारत में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है इस देश में। और आपके मन में प्रतिदिन चाहे हनुमान चालीसा को लेकर हो, चाहे मस्जिद को लेकर हो, अब वाराणसी के मस्जिद के एग्जाम्पल के तौर पर एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, इस पर सोचने की जरूरत है। जो ब्राह्मण आज मुसलमानों के साथ झगड़ा कर रहे हैं कि हमारे मंदिर पर यह मस्जिद बनाई गई है, तो ब्राह्मणों ने आधे मंदिर पर मस्जिद बनने के लिए उस समय अलाउ क्यों किया है? मौलाना सवाल है लक्ष्मण राव। आधे हिस्से पर ब्राह्मणों ने मंदिर बनाया, आधे मंदिर के हिस्से पर मस्जिद बनाने के लिए अलाउ किया, क्यों किया? तुम्हारे पुरखों ने क्यों किया? अगर तुम्हारे पुरखों ने गलती किया है तो कोई कारण होगा जिसके आधार पर तुम लोगों ने इस बात को माना। मगर मेरा यह मानना है, मेरे पास बाबरी मस्जिद के संबंध में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्री है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट बहुत कम लोगों को समझ में आता है क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट कहता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे जो सबूत मिले हैं वो बुद्धिस्ट है। आर्कियोलॉजी कह रहा है लक्ष्मण राव, मेरे पास लिखित है, आर्कियोलॉजी का रिपोर्ट है, पुरातत्व विभाग का रिपोर्ट है। उन्होंने जो खोदा, खोदने के बाद जो रिपोर्ट दिया, उनका कहा यह बुद्धिस्ट प्लेस है। कांबळे साहेब, पुरातत्वाचा पुरावा म्हणजे फाइनल। जितने बड़े मंदिर भारत में है एक भी ब्राह्मणों का नहीं है, वो सारा अगर खोद के निकाला जाए तो उसमें बुद्धिस्ट आपको सारे पुरातत्विक सबूत मिल जाएंगे। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वाराणसी से 7 किलोमीटर अंतर पर सारनाथ है। सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहला प्रवचन किया, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानुहिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। ये बुद्ध का पहला प्रवचन सारनाथ में बुद्ध ने किया, वाराणसी से 7 किलोमीटर अंतर पर है। और ये जो ज्ञानवापी इस तरह का कभी किसी मस्जिद को ज्ञान व्यापी, ज्ञान से रिलेटेड शब्द
भारत के किसी मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण मुझे बताओ। मैं खास बात बता रहा हूं। इसलिए मेरा यह कहना है, मैं ये पब्लिकली जानबूझकर कह रहा हूं, ये ब्राह्मणों का प्लेस नहीं है, ब्राह्मणों का मंदिर वहां नहीं था, ये बुद्धिस्ट प्लेस है। इसलिए ब्राह्मणों ने और मुगलों ने मिलकर बांटकर बनाया। बहुत बड़ा बयान दे रहा हूं, इसके पहले किसी ने भी ये नहीं दिया होगा और मैं इसे साबित कर सकता हूं। दोबारा बताता हूं, ये समझने के लिए थोड़ा सा, मुसलमान अलग होते हैं, मुगल अलग होते हैं। मुगल रेस है, मुसलमान उसको कहते हैं जो कुरान को मानता है, वो मुसलमान। तो मुगल रेस है। तो मुगलों ने अपने काल में ये जो बुद्धिस्ट प्लेस था, इस प्लेस को उन्होंने जो भी किया है उसको ब्राह्मणों का समर्थन था, इसलिए मुगलों ने बांटकर ब्राह्मणों का और मुगलों का दोनों का मंदिर और मस्जिद बनाया। ये है मेरा वर्षन। लक्ष्मण राव, अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिस तरह से बाबरी मस्जिद के नीचे खोदकर सबूत दिया, अगर इसका भी खोदा जाता है तो सबूत मिल जाएगा। दूसरा, जो टीवी पर शिवलिंग करके बताया जाता है, भारत में कभी कोई शिवलिंग पानी के फवारे के अंदर शिवलिंग है, ऐसा कोई उदाहरण भारत में और दुनिया में उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात, जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां से पानी ऊपर आता है फवारे में, तो वो फवारा बंद करने के लिए लकड़ी का बूच मारा गया है। तो लिंग में कभी बूच मारा जाता है क्या? ये लिंग में बूच मारा गया है। और आप देखो, नहीं रियल देखो, वो लकड़ी के टुकड़े, 4 टुकड़े है, उसमें बूच मारा गया है। बूच ये हमारा मराठी शब्द है, ये बूच मारा हुआ है। कांबळे साहेब, ते बघा, ते दिसतंय ते, हा तेच आपल्या भारतीय भाषामध्ये बूच म्हणतात ना, अरे बूच मारलंय, दिसतंय ते। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो मुद्दे वो हाईलाइट कर रहे हैं, ये हाईलाइट करने वाले जो मुद्दे हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 25 तारीख को भारत बंद है और भारत बंद का मुख्य मुद्दा ओबीसी की जाति आधारित गिनती है। पहले नंबर का मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती। इस पर से ओबीसी के लोगों का और एससी एसटी ओबीसी के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए यह मामला खड़ा किया गया है, ताकि भारत बंद के तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। तारीख को आपको बता रहा हूं, 5 दिन के बाद भारत बंद है। भारत बंद का तारीख समाप्त होने के बाद ये सारे मस्जिद से संबंधित मामले जो है ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत बंद की तारीख खत्म हो जाएगी। आप देख लेना, आज पहले से बोल रहा हूं, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो गया कि हमने 2-2 बार भारत बंद किया, इसका मतलब हमारे पास ताकत है। छोटी मोटी ताकत नहीं है ताकत। ओबीसी के बच्चों के नीट का मेडिकल एंट्रेंस का मामला खड़ा था। ओबीसी के बच्चों को मेडिकल में एंट्रेंस के लिए रुकावट डाली गई थी। हमने कलेक्टर के पास केवल निवेदन दिया, केवल निवेदन दिया। मैंने लोगों को कहा, सारे देश भर में निवेदन दे दो कलेक्टर के पास, केवल कागज में निवेदन दे दो, इसे लागू किया जाए। तो यह मामला गया पीएमओ ऑफिस। मुझे एक अधिकारी ने बताया कि बेसराम जी, आपके नाम की फाइल पीएमओ में बनी है। मैंने पूछा, मुझे डराने के लिए बता रहे हो या जानकारी देने के लिए? उसने कहा, आप जो समझना चाहते हो। तो जब हमारा ज्ञापन वहां गया तो डेली रिपोर्टिंग होता है पीएमओ ऑफिस में हमारे आंदोलन के बारे में, क्योंकि हमारा डेली चल रहा है। कांबळे साहब, एक दिन का रही है, कल परसों डेली ही चल रहा है, सारे देश भर में चल रहा है, केवल महाराष्ट्र में नहीं। डेली रिपोर्टिंग हो रही है। क्या हो रहा है?
तो हमारा ओबीसी के नीट का मुद्दे का ज्ञापन चला गया। तो मुझे जानकारी मिली और पता चला, पूछा गया, अरे वो ज्ञापन में देखो भारत बंद लिखा है क्या? बोले लास्ट में लिखा है, लागू नहीं हुआ तो भारत बंद होगा, वो चौथे चरण में होगा, अभी केवल कागज में दिया है। कागज में ज्ञापन दिया तो लागू हो गया, कोई भारत बंद नहीं किया। भारत बंद 2 बार किया, ऐसी संविधानिक दायरे में रहकर दहशतवाद इसको बोलते हैं। संविधान के दायरे में रहकर साला दहशतवाद कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है? कैसे हो सकता? संगठित शक्ति के बल पर हो सकता है। 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के लिए आजादी दी है, वैसे डांडिया चलाने के लिए 12 बजे और 2 बजे तक है। डांडिया मालूम है ना, वो गुजराती लोग डांडिया खेलते ना, ऐसा ऐसा वो 2 बजे तक चलता रहता है। मगर हम लोगों को आर्टिकल 19 के तहत रात के 10 बजे तक बोलने की अनुमति है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत अहम बात बताना चाहता हूं, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं लोकतांत्रिक तरीका बता रहा हूं। आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार हम लोगों को दिया गया है, पुलिस के लोग, जिलाधिकारी के लोग 44 लगाते हैं, 37 लगाते हैं। मैं जिलाधिकारियों को चेतावनी देता हूं कि ये ब्रिटिश लोगों का बनाया हुआ 37 और 44 है, ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। बराबर है? वकील को पूछो, मैं वकील नहीं हूं मगर वकीलों को मार्गदर्शन करता हूं। आर्टिकल 19 पढ़ लो, मौलिक अधिकार है, संगठन बनाने का, संचालन करने का, आंदोलन करने का मौलिक अधिकार है। ये अंग्रेजों ने 37, 44 जो बनाया है, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले आर्टिकल है, इसलिए ये कानूनन नहीं है, ये गैर कानूनी है। कलेक्टरों को लिख कर दे दो, संविधान बड़ा है, ब्रिटिश का कानून बड़ा नहीं है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और अंग्रेजों के जो इंडियन पिनल कोड के आर्टिकल है, वो अगर मौलिक अधिकार को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो वह गैर कानूनी है। इसलिए आपको 37 और 44 से डरने की जरूरत नहीं है, उसका उल्लंघन करो क्योंकि वह कानूनी नहीं है। मगर हमारा आंदोलन मौलिक अधिकार के तहत, आर्टिकल 19 के तहत, संविधान के मौलिक अधिकार के तहत है और यह किसी के बाप का दिया हुआ अधिकार नहीं है। हम कह सकते हैं हमारे बाप ने दिया हुआ है, बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ है, ये किसी के बाप का दिया हुआ, ये गांधी का नहीं है, ये बाबा साहब का है। गांधी बैरिस्टर जरूर थे मगर संविधान लिखने की औकात गांधी जी के पास नहीं थी। गांधी जी भी मानते थे औकात अंबेडकर के पास है। गांधी जी ने ही सजेस्ट किया अंबेडकर को दे दो, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये अंबेडकर ही कर सकता है। और इस तरह से ये हमारे बाप के द्वारा दिया हुआ अधिकार है, इसलिए हम हर ताकत, हर शक्ति संविधान की रक्षा करने के लिए भी लगाएंगे और संविधान के आधार पर विशाल आंदोलन खड़ा करने का भी काम करेंगे। इस मौके पर मैं आपको यही अपील करना चाहता हूं कि आप गांव-गांव जाकर जनता को इस आंदोलन के समर्थन में खड़ा करें। इतना ही काम अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में इससे बड़ा काम करने का मैं वादा करता हूं। मैं मंत्रियों की तरह कोई वादा नहीं करता हूं, मैं समस्या का समाधान करने का वादा करता हूं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।